Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes. Today we are going to cover the lecture number 9 of our series Refraction of Light and Optical Instrument. And today the objective of today's lecture is we have to cover the telescope, its types, its ray diagram, and then we will switch towards the numerical इंशाल्लाह ताला. तो वो आपने go through करने हैं और उसको आगे बढ़ाना है. Let's move ahead. आगे चलते हैं. ओके सो टेलीस्कोप आपका क्या ख्याल है कैसे इस्तेमाल होता है? तो टेलीस्कोप को अगर आपने यूज़ करना है तो टेलीस्कोप आपको दूर की डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में फ़र्क ही यही है हमारे पास कि हम टेलीस्कोप को डिस्टिंक्ट दूर से चांद, तारे, इस तरह की चीज़ों को देखने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं. तो टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनफाइनाइट पोजिशन के ऊपर होगा. बस इस बात का ध्यान रखना है. रेस्ट ऑफ द वर्किंग आर सिमिलर एज दैट ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो लेट्स स्टार्ट. ओके अब ये आपके सामने टेलीस्कोप की डेफिनेशन और आपके पास डायग्राम आ रही है, रे डायग्राम, और दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हो रही हैं. ज़रा सा देख लें. तो एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, 2 कॉन्वेक्स लेंस हैं इसके अंदर आपके पास. 2 कॉन्वेक्स लेंस कौन कौन से हैं अगर आप नोटिस करें तो एक कॉन्वेक्स लेंस ये रहा विच वी कॉल द ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड वी कॉल द आई पीस. इफ़ यू हैव नोटिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की निस्बत कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या था, ऑब्जेक्टिव छोटा था बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस वेरी नियर टू द लेंस, है ना. जबकि यहाँ पे डिस्टिंक्ट ये जो चांद देख रहे हैं, ये जो तारा देख रहे हैं आप, इधर चांद तारा है ना, ये अजीब सा मैंने बना लिया, समझ जाए. इसी को देखेंगे आप टेलीस्कोप से ऐसे ही नज़र आ रहा है. तो ये जो चांद तारा इतनी दूर से देख रहे हैं, कहीं इनफाइनाइट पे मौजूद है. तो दैट्स वाई ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव मस्ट बी वेरी पावरफुल एंड विद द वेरी हाई स्पीड. ये डायग्राम में आप देखें तो ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा में नज़र आ रहा है लेंस. और आई पीस चूँकि वो ऑब्जेक्ट की एक इमेज फॉर्म हो चुकी है किस ऑब्जेक्ट की, वो जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, और वो इमेज जो है विद इन द एफ आपने रखी है. तो उसकी वजह से ये इमेज इस वाले लेंस के लिए, आई पीस के लिए, इट इज़ एक्टिंग एज अ, कैसे एक्टिंग कर रही है, इट इज़ एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर रही है. अब इसकी एनिमेशन भी देखेंगे तो यू विल गॉट टू नो. तो यहाँ पे आई पीस जो है आपके पास उसकी फोकल लेंथ स्मॉल होगी जबकि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी. उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी. अब इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं इन आवर एनिमेशन. ओके सो यहाँ पे आपके पास टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप लिखा हुआ है, लगे खाली टेलीस्कोप है, इसको इग्नोर कीजिएगा. चलें जी, करेक्ट भी कर दिया आपके लिए. टेलीस्कोप मौजूद है, प्रिंसिपल एक्सेस ले लीजिए. उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव एक हमने ले लिया, एक बड़ा सा बहुत पावरफुल सा ऑब्जेक्टिव ले लिया जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C0 है जबकि उसका फोकल लेंथ क्या है, F0 है. ये दूसरा आई पीस आपके सामने आ गया. एक रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट से आ रही है और जब लेंस से गुजरेगी तो वो किसके ऊपर चली जाएगी, F के ऊपर चली जाएगी. अच्छा यहाँ पे सवाल ही होता है F से क्यों भेजा, क्योंकि बहुत ही इनफाइनाइट से आ रही है. वी अज्यूम इट इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, तो जब भी हमने इसको भेजा. और दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो वो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगी, बिल्कुल उसी सीट में चली जाएगी. एंड वी विल गेट द फर्स्ट इमेज ऑफ आवर डिस्टिंक्ट और इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एट नियर द आई पीस. किसके करीब मिल जाएगा, आई पीस के करीब मिल जाएगा हमारे पास. और अब इसके बाद आई पीस से आपने कहा इसको गुजारा F के अंदर है तो लिहाजा ये F से गुजरेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस है तो F से इमेज गुजरेगी. और ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से इमेज गुजरी लेकिन वहाँ इमेज नहीं मिल रही. तो वी विल प्रोसीड इन अ वर्चुअल फैशन. डॉट डॉट लाइन से वर्चुअली आपने करा. तो ये आप देख रहे हैं ये जो आई पीस है ना हमारे पास, ये लाइका सिंपल माइक्रोस्कोप एक्ट कर रहा है. नज़र आ रहा है ना, लाइका सिंपल माइक्रोस्कोप एक्ट कर रहा है. और जबकि ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इस तरह से यूज़ हो रहा है. तो आई बिलीव कि ये समझ में आया होगा आपको. और इसकी मदद से आप जो है टेलीस्कोप को गो थ्रू कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं. तो यहाँ तक भाई हमारा मुझे लग रहा है कि चैप्टर ख़त्म हो गया. लेट मी क्विकली स्क्रॉल द पेजेस. तो इसमें हमारे पास तमाम की तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं. सो इट इज़ अ टाइम टू डू द न्यूमेरिकल. लेट स्टार्ट द न्यूमेरिकल नंबर 1. सो प्लीज़ ओपन द प्रॉब्लम्स पेज ऑफ अ चैप्टर और उसके बाद जो है स्टार्ट करें न्यूमेरिकल नंबर 1 पढ़ना. जल्दी से फटाफट पढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1. Hello viewers, if you like our online lectures, so keep like, share and subscribe our YouTube channels, the NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor M.M. Manzoor official. Okay, न्यूमेरिकल नंबर 1 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन मालूम करनी है हमको. और जबकि हमें पता कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.47. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू जो दे रहे हैं वो 1.47
1.47 दे रहा है ग्लिसरीन का, और हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है हमारे पास मौजूद होती है, जिसको BC के नाम से भी याद करते हैं, 3 raised 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैंने लेक्चर्स के दौरान भी बताया था कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा है। तो न्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट, हाँ जी, स्पीड ऑफ लाइट किसमें, एयर के अंदर या किसी भी मीडियम के अंदर होती है? जल्दी मुझे बता दें। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, एक बार लिख रहा हूँ, मैं फॉर्मूले बार बार लिखूंगा, लाइट इन एनी मीडियम, जो भी मीडियम है उस मीडियम के अंदर जो है स्पीड ऑफ लाइट होती है। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ 1.47 एज अ म्यू। स्पीड ऑफ लाइट 3 raised 10 to the power 8 है, और स्पीड ऑफ मीडियम हमें मालूम करनी है, वेलोसिटी Vg मालूम करना है। Vg इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई किया और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 3 raised 10 to the power 8 divided by 1.47। if you are using the simple calculator, you don't be worry about the power, you can only divide 3 with the 1.47। the answer which you will get is 2.04 है ना, 2.04, और raised 10 to the power 8 हमारी अपनी जगह पे लगा रहेगा, तो मीटर पर सेकंड। So the speed of light in glycerine is 2.04 is to 10 to the power 8। Quickly go to the numerical number 2. The speed of light in water is 2.25 10 to the power 5। Speed of light in water जो है 2.25 is to 10 to the power 5 किलोमीटर पर सेकेंड। And what he is asking about, ठीक है, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, म्यू मालूम करना है, यहाँ पे हमको क्या मालूम करना है, म्यू मालूम करना है। सो वी आर फैमिलियर विद द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस 5 किलोमीटर कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू द 2.25 is to 10 to the power, किलो में कितने होते हैं, 1000 होते हैं, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, और 5 और 3 8 होता है, लिहाजा ये भी मीटर पर सेकंड में हो गया। सो वेरी इजी, यूजिंग द फॉर्मूला म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, 3 is to 10 to the power 8 divided by 2.25 is to 10 to the power 8, 10 to the power 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल। 3 को अगर आप 2.25 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 1.33। Do it have a unit? No, it don't have any unit. Why? Because this is a ratio between the similar quantities. So quickly move to the numerical number 3. Number 3 पे करते हैं, light travels from the air into the water whose index of refraction is 1.33। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन न्यूमेरिकल नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर है 1.33 के, और आपसे कह रहा है कि इंसिडेंट रे जो है वो 40 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि जो एंगल आई है दैट इज द 40 डिग्री, और फरमाइश क्या आई है वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो इफ यू आर मेमोराइजिंग द वैल्यू ऑफ अ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वी हैव अ फॉर्मूला दिस, mu equal to sine of angle I to the sine of angle R। So by what we have to do, we have to simply substitute the values। sine of angle I कितना है, sine of angle 40 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल R। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल R इज इक्वल टू साइन 40। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अदरवाइज एग्जाम में चूँकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो यू विल गेट द वैल्यू बाय द एग्जामिनर। आपको एग्जामिनर के जरिए वैल्यू मिल जाएगी, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर आपके पास। इसकी वैल्यू बाय कैलकुलेटर 0.6427 होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.6427 डिवाइडेड बाय 1.33, ये जो भी आप निकालेंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ अ साइन R। ठीक है, किसकी वैल्यू होगी, साइन R की होगी। इसकी कैलकुलेशन कर ले, 0.4832 आएगा, 0.4832 आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन एंगल R, बट दिस वाजंट आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। एग्जामिनर वाज आस्किंग अबाउट द एंगल R ओनली। देखें इस तरफ एंगल R उसने कहा है, तो एंगल R बराबर होता है साइन इनवर्स ऑफ द गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू इज 0.48232। इसका आपने साइन इनवर्स साइंटिफिक कैलकुलेटर से ले लिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर लगाओ तो बहुत आसान है, वरना नहीं आता। तो ये एंगल आ रहा है 28.90 डिग्री। तो एंगल आ रहा है हमारे पास 28.90 डिग्री। ओके ओके, यहाँ तक समझ में आ रही है, तीनों आपको समझ में आते हैं। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो
ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर 4 क्विकली पढ़ें। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब फोकल लेंथ मस्ट बी अ पॉजिटिव वन 10 सेंटीमीटर। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 4 एंड वेयर शुड बी एन इमेज बी प्लेस्ड। इमेज को कहां रखा जाएगा? इट मींस क्यू इज बीइंग रिक्वायर्ड अ रियल इमेज। पहले पार्ट में कह रहा है कि इमेज जो है वो रियल मिलनी चाहिए। टू गेट रियल इमेज कहां पे रखा जाए? और दूसरा क्या कह रहा है हमारे पास? वेयर शुड बी इमेज बी प्लेस्ड। और आगे क्या कह रहा है आपसे? आगे कह रहा है अ वर्चुअल इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट। एक वर्चुअल इमेज मिलनी चाहिए ट्वाइस द साइज ऑफ अ वर्चुअल इमेज विद मैग्निफिकेशन 2। ट्वाइस साइज का मतलब मैग्निफिकेशन 2। ओके, सो मैग्निफिकेशन जो ट्वाइस है, दिस इज वर्क फॉर बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेज। सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन विद द मैग्निफिकेशन फार्मूला q upon p and we have a value of m is equal to 2 and q upon p is being required. So what will be the next step? आपने ऊपर से नीचे करना है, मेरी तरह नहीं करना है। तो q equal to 2p, क्योंकि मैं तो जगह सेव कर रहा हूँ ना, ताकि एक ही वीडियो में दोनों का मुझे। we have this one using the mirrर फॉर्म लेंस फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे लेंस की बात हो रही है। using the lens equation 1 upon f is equal to 1 upon p plus 1 upon q. So substituting the value of f is 10 is equal to 1 upon p और plus 1 upon 2p because this q have a value of a 2p. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Now solve this question. इसको solve कर लेते हैं। पीछे हमने किए हैं बहुत सारे इस तरह के। 1 upon 10 equal to got the LCM of 2p. p से p कैंसिल हो गया, 2 plus 1 which will get the 2p equal to ये 3 है और 3 multiply by 10 और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया p equal to 3 multiply by 10 divided by 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 3s are 15. So the value of p is 15, but we are not looking for the value of p. Is it so? No, we are looking for the image की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास इस वैल्यू को p equal to 15 को अगर इसमें रखें तो q equal to 2 times 15 and which we will get the सही। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई मसला इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम मुझे जल्दी से बता दें। नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए वो थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, फिर ज़रा हैरान होते हैं। सही है ना? क्योंकि यहाँ पर रियल इमेज थी तो वी विल गेट द रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज में q की वैल्यू क्या होगी? माइनस में होनी चाहिए ना, माइनस का 2p। यानी ये जो मैग्निफिकेशन है सेकंड पार्ट में, मैग्निफिकेशन जो है वो बराबर होती है q अपॉन p के। तो मैग्निफिकेशन यानी इसकी जगह वैल्यू रख लेते हैं। 2 इक्वल टू q की वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी और ये p होगा, तो इसका मतलब q इक्वल टू माइनस 2p। इस बार अपने एलसीएम में यानी 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू के अंदर हम क्या करेंगे? 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन 2p। क्यों ये माइनस है? बिकॉज इस प्लस और क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस 2p, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो वी विल गेट द आंसर लाइक दिस 2p, p से p गया 1 माइनस 2 और आगे आपके पास यहाँ पर 1 अपॉन 10 आ गया, माइनस 1 इक्वल टू 2p, 2p इक्वल टू माइनस 1 और साथ में मल्टीप्लाई बाय 10 है। इसका मतलब ये हमारे पास p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? माइनस का 5 आ गई। 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो p तो माइनस होता नहीं है हमारे पास, तो p की वैल्यू हमने 5 सेंटीमीटर ले लेनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी इजी। फाइंड द फोकल लेंथ। आपको f मालूम करना है और आपको गिवन के, ये मैं करूँगा नहीं सारे बोर्ड के ऊपर, सही है ना? कॉन्वेक्स लेंथ तो p और q दिया हुआ है। पार्ट 1 के अंदर p 5 है और q 10 है। p कितना है? 5 और q कितना है? 10। दोनों का यूनिट लगा दीजिए सेंटीमीटर। यार इससे आसान सवाल तो नहीं होगा। 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10 और एलसीएम सेम टेबल की वजह से 10 आ गया। 2 प्लस 1 विच इज 3 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन f, है ना? यही था ना हमारे पास। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या हो गया? f इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। तो बस ये आपके पास देखो 3 3 जा 9 है, तो 3.33 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ आ गया। पार्ट 2 पार्ट 3 इसके आप खुद से कर सकते हैं। क्विकली मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 1 मीटर। कितनी है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंथ की फोकल लेंथ? कितनी है? 1 मीटर है इस बार।
ठीक है, आगे चलते हैं। एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। ऑब्जेक्ट किस पे मौजूद है? 2 मीटर डिस्टेंस पे मौजूद है। और आपसे फरमाइश क्या आ रही है? डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ अ इमेज एंड द मैग्निफिकेशन। तो क्यू मालूम करना है, इसकी नेचर मालूम करनी है। सेंटीमीटर में चेंज करने की जरूरत इसलिए नहीं कि सब एक जैसा है, फटाफट कर लेते हैं। 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सो 1/q इक्वल टू 1/f1 है हमारे पास। ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लिया आपने, 2 एलसीएम आ गया, 2 1 2 माइनस 1 1/q। और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व होने के बाद क्या आ जाएगा? 1/q इक्वल टू 1/2 और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? q की वैल्यू भी 2 मीटर आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास सवाल में भी p 2 मीटर था, q भी 2 मीटर है, तो सेम साइज हो गया, साइज सेम हो गया, सेम डिस्टेंस हो गया और रियल इमेज है क्योंकि ये हमें माइनस में नहीं मिल रही है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात ये। उसके बाद 7th न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज 49 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, और एक स्क्रीन लगी हुई है। ये स्क्रीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 49 मीटर है। कितना है? 49 सेंटीमीटर है, मीटर 49 सेंटीमीटर है। और कॉन्वेक्स लेंस रखा जाएगा बीच के अंदर। क्या रखा जाएगा? एक कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं हम यहाँ पे कहीं पे। ये लो भाई, कॉन्वेक्स लेंस रख दिया हमने, ठीक है। और इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट सो एज टू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन मैग्नीफाइड 6 टाइम। तो इसमें मैग्नीफिकेशन कितनी दी हुई है? आपको 6 टाइम दी हुई है मैग्नीफिकेशन। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। उस लेंस की फोकल लेंथ हमें मालूम करनी है। तो देखिए यहाँ पर इमेज बन रही है, इस जगह पे इमेज बन रही है, इस जगह पे ऑब्जेक्ट है, बीच में लेंस रखा हुआ है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा बेटा? p होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस q होगा। इसका मतलब हमें गिवन क्या है? p प्लस q इक्वल टू 49। ये हमारे पास एक वैल्यू है, सही है ना। p प्लस q कितना दे रहा है हमें? वो 49 दे रहा है। यहाँ से p या q की किसी की भी वैल्यू निकाल लें तो p इक्वल टू 49 माइनस q। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सो वी हैव अ वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन 6। तो 6 इज इक्वल टू q अपॉन p। 6 इक्वल टू q अपॉन p है, तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू। 6 इक्वल टू q की वैल्यू तो q है, वेयर द p वैल्यू इज 49 माइनस q। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, वी विल गेट द आंसर ऑफ द वैल्यू ऑफ q। तो इसको डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई कर लें। 49 माइनस q मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू q। इसको सॉल्व कर लें, यू विल क्विकली सॉल्व द आंसर एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अ q। q की वैल्यू भाई जल्दी से करो इसको, वीडियो को पॉज करके, ताकि तुम्हें समझ में आए कि यहाँ पर हो क्या रहा है और किस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास निकल रही है। तो q कितना आ रहा है भाई? जल्दी से मुझे बताओ। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन कर ली। 7q इक्वल टू 294 विच मीन्स q इक्वल टू 42। 7 से डिवाइड कर दीजिए 294 को और इस वैल्यू को उठाकर इधर रख दीजिए तो p की वैल्यू भी आ जाएगी। p कितना है? 49 माइनस 42 विच मीन्स p इज इक्वल टू कितना हो गया? 49 7 सेंटीमीटर। p कितना आ गया हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। q आपके पास 42 सेंटीमीटर आ गया। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ p एंड q बट द रिक्वायर्ड इज f। क्या मालूम करना था हमें? f मालूम करना था। p और q हमें पता है, तो लेट्स गो विद द फार्मूला। 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज 1/7 प्लस 1/42 and get the answer। 7 and 42 are coming in the same table। तो 7 का 7 से किया, 7 1 the 7, 42 किसका आता है? 6 का 42 आता है। So you will get the things like this। बहुत आसान सा काम हो गया ये हमारे पास। सॉरी यार, डिनोमिनेटर में 42 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 7/42 which means focal length 1/f is equal to 7 1 the 7 6 the 42 to 1/6 और f equal to 6 centimeter। That's it। इजी न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा मुश्किल था। इफ यू आर नॉट ड्राइंग द डायग्राम तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द लास्ट न्यूमेरिकल। रह जाएगी ना। ओके, लास्ट न्यूमेरिकल इज वेरी इजी फॉर यू। क्या कह रहे हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अ कॉन्वेक्स लेंस इज 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और लेंस के दरमियान का जो फासला होता है वो p होता है, तो p इज 18 सेंटीमीटर एंड द फोकल लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द नेचर, पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन यूजिंग द लेंस फार्मूला। चलो भाई ये खुद से करना है जल्दी जल्दी। इसमें n मालूम करना है और q मालूम करना है। वी हैव अ फार्मूलाज, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m and p। ठीक है, तो यहाँ से शुरू यहीं से करेंगे। याद है आपको m इक्वल टू q अपॉन p होता है, तो फटाफट क्या हो गया ये आपको मालूम करते हुए निकालना है। इसी तरह से q आ जाए तो यू विल गेट द वैल्यू। f और p पता है, यहाँ से q आ जाएगा, ये q यहाँ रखेंगे, p हमें पता है यहाँ पे, वी विल गेट द m।
So in that way we have done with the chapter. Okay, in that way we have done with the chapter. So now it is being done. Finally, alhamdulillah, by the grace of Almighty, we have completed the basic concepts of a refraction of light and optical instrument. And this is the 9th lecture series. इसमें numericals भी हमने किए, cover किए. उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. Your homework is very simple. Do revise all the lecture and prepare yourself for the test. Take care of yourself till the next lecture with some new topic. Allah Hafiz.